हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें बच्चों ने कहा था मेरे से कि सर हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए, इस टॉपिक को कवर कराना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन इस टॉपिक को क्योंकि कवर कराने पे ज़्यादातर बच्चे उतना ध्यान से देखते नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सीधे उसी पे ही डिस्कस कर दिया जाए। तो ठीक है, तो इस बार हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला है हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस आते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव सही लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम ये जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी होगी हाई कोर्ट से रिलेटेड मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा पूरी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर दूँ, ठीक। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखो, भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो टोटल 25 हो चुकी है, ठीक है। तो जो लास्ट हमारा हाई कोर्ट बना था वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, है ना। तो जो लास्ट हमारा हाई कोर्ट बना वो कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है। और टोटल जो हमारी संख्या हो चुकी है हाई कोर्ट्स की संख्या वो 25 हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन देखो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना, तो 25 हाई कोर्ट्स के अंदर टोटल जो स्वीकृत क्या न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारे टोटल आज अभी के टाइम पे जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, मैं अभी हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट के अंदर देखो आपके 1114 ये आपके सैंक्शन जो है आपके सैंक्शन जजेस की संख्या है, ठीक है ना। और आपके क्या आता है 840 जो आपके जजेस हैं वो कौन से हैं, परमानेंट जजेस हैं, ठीक। 840 परमानेंट है और 1114 जो है आपके वो सैंक्शन जजेस हैं। और आपके 274, ठीक है ना, 274 जो है हमारे एडिशनल जजेस हैं, ठीक। एडिशनल जजेस हैं हमारे 274। और भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बेसिकली यही पूछ सकते हैं कि एक तो एडिशनल जजेस की संख्या पूछ सकते हैं, और दूसरा आपसे सवाल कर सकते हैं ये लोग कि यहाँ पे सीटें कितनी वेकेंट है। तो अभी 333 सीट जो है हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर टोटल इंडिया में वो क्या है, वेकेंट है, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो अब देखो, इसका आंसर आपको अगर बताना भी है तो ठीक, तो हम बड़ा इजीली बता सकते हैं कि जिसका पहले तो साइज़ छोटा होना चाहिए। देखो, हिमाचल प्रदेश और गुजरात और केरला और सिक्किम में सबसे, जो अगर छोटे साइज़ की बात करें तो वो सिक्किम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट होगा वहाँ पे जैसे कि मतलब जो आपके न्यायाधीश चाहिए होंगे वो भी कम चाहिए होंगे, ठीक है, वहाँ के क्या आते हैं फैसलों को सुनने के लिए, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं इसका आराम से कि इसका जो है राइट आंसर वो क्या है, सिक्किम का है जो सबसे कम है आपके जजेस इसकी संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो, अब ये अगर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक, कि क्या था सबसे ज़्यादा अधिक है, तो बताओ सबसे ज़्यादा अधिक किस में होगी। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो संख्या है हमारे न्यायाधीशों की संख्या वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा है आपके न्यायाधीशों की संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो आपके 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो देखो, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आंध्र प्रदेश वाला जो था वो सबसे आखिरी में हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस हैं तो इसमें क्या है कि 24 बता रखा है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होंगे, ठीक। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई है। देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 1862 में क्या आता है आपका एक अधिनियम आता है, उसके तहत बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय को क्या आता है स्थापना की जाती है, ठीक। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं। देखो, ये बड़ा सही सवाल है कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। देखो, खंडपीठ क्या होते हैं ना कि बेसिकली आपका जो उच्च न्यायालय होता है वो हर जगह पर, एक जगह पे, मतलब जैसे कोई स्टेट कोई काफ़ी बड़ा है तो उस स्टेट में क्या आता है हर जगह पे वो लोग आना उस हाई कोर्ट तक बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए खंडपीठ बनाई जाती है। तो वो खंडपीठ क्या करती है, दूसरी दूसरी जगहों पे आपका कहीं पे बेंच लगाती है, उस जगह पे उसका फैसले को सुनती है, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, या फिर ऐसे केसेस आपने सुप्रीम कोर्ट वाले सुने होंगे, तो उसमें क्या होता था ना कि जो आपके साउथ से लोग आते थे आपके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं आ सकते ना, तो इसके लिए एक खंडपीठ बनाई जाती है जो कि उसी जगह पे जाती है और वहाँ पे जाके उनके फैसलों को सुनती है,
ठीक। तो अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं कि ऐसी स्थायी और अस्थायी खंडपीठ कितनी है, तो मतलब उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी और स्थायी खंडपीठ किसकी हैं, सबसे ज़्यादा किस हाईकोर्ट की हैं। तो देखो इसका राइट आंसर होगा हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सोचोगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ऐसे क्यों है, क्योंकि देखो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लगभग 4 से 5 हाई कोर्ट्स मतलब स्टेट्स के आते हैं, मर्ज होते हैं, जितने भी उधर के नॉर्थ ईस्ट के आपके अदर स्टेट्स हैं उनके भी उच्च न्यायालय क्या है, गुवाहाटी में ही है। तो इसलिए उनकी खंडपीठ अलग अलग बनाए गए हैं और ज़्यादातर उसी के ही होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि वो 3-4 हाई कोर्ट मतलब 3-4 स्टेट्स का एक अकेला हाई कोर्ट बन जा रहा है ना वो, इस वजह से। ठीक है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो देखो आप किस का अपना खुद से है, तो आपको बड़ा इजी है इसका, दिल्ली हाई कोर्ट, आपको नाम सुना ही होगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया कि किस संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरेटरी का खुद का उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से हमें पता ही है कि दिल्ली यूनियन टेरेटरी भी है और उसका खुद का उच्च न्यायालय भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो अब देखो ये भी आसान है क्वेश्चन कि इसमें आप लोग बता सकते हो कि जो हमारा नागालैंड है, ठीक है, ये नागालैंड इतना छोटा है और इसका आपका खुद का उच्च न्यायालय होना बड़ा मुश्किल है। तो हम बता सकते हैं इसलिए कि जो नागालैंड का हाई कोर्ट होगा वो किस में होगा, गुवाहाटी वाले में होगा। और भी सी बात है वो उसके आधारित मतलब आधिकारिक क्षेत्र में आता होगा ना, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो देखो ये अभी हमने क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले ही, तो इसका इजी है कि आपको जो गुवाहाटी है, हमने बात करी ना अभी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्या है आपका एक से अधिक वाला है, तभी तो इसकी स्थायी और अस्थायी खंडपीठों की संख्या ज़्यादा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखो ये भी बहुत सही सवाल है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। ठीक। क्या भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है हमारा, वो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। ठीक है, यह संघ शासित क्षेत्र है, मतलब कि वो कह रहा है कि कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना है। तो अपना वाला किस वाले में, अभी तो हमने बात करी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। देखो वही सवाल है, कैसे घूम फिर के आ रहा है कि नहीं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। अब देखो ये भी है सही कि अब इसमें से किसका साझा वाला होगा, तो तुम खुद आइडिया लगा के देखो। क्या मद्रास और राजस्थान का हो सकता है, नॉट पॉसिबल। मद्रास राजस्थान का तो हो ही नहीं सकता। गुजरात उड़ीसा का हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट हैं, खुद का हाईकोर्ट चाहिए होगा एक एक। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी खुद का हाईकोर्ट चाहिए होगा। लेकिन गोवा क्या है, गोवा छोटा है और महाराष्ट्र के बगल में ही है जस्ट, तो इन दोनों का हाईकोर्ट क्या होता है, साझा होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र और गोवा का एक ही हाईकोर्ट है, बम्बई हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर लेंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, अगर ऐसा सवाल आता है तो देखो। और काफ़ी बार एसएससी उससे पूछे गए हैं, साइड में सवाल बताया हुआ है कि कब पूछा गया है सवाल। ठीक। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो देखो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय आरंभ हुआ, अभी मैंने बात करी बम्बई, मद्रास और किस में था, कोलकाता के अंदर था। ठीक है ना, ये तो 3 जगह थी जहाँ पे आपका क्या कहते हैं उसको आरंभ किया गया था। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। तो अभी तक हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो अधिनियम था वो इससे 1 साल पहले आया था लगभग। ठीक है, और हुआ कब था, ये 1862 में हुआ था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपका 1861 का भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, और 1862 में इसकी स्थापना की जाती है तीनों की। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गोवा वाला किसके अंदर आता है और महाराष्ट्र वाला किसके अंदर आता है, बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर आता है ना। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार में आता है। तो देखो आप बताओ, दादर नागर जो हवेली, अगर आप इसकी लोकेशन भी जानते हो ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। देखो बम्बई हाई कोर्ट जो है ये क्या आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। क्यों, क्योंकि उसी के बगल में है जस्ट। तो ऑब्वियस बात है कि कहाँ जाएंगे अपना ये, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है लेके किस हाई कोर्ट में जाएंगे, तो ये बम्बई वाले में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप उसके लोकेशन से भी आइडिया लगा सकते हो कि वो कहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय किस के क्षेत्र के जो है क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, तो अब बताओ अंडमान निकोबार की लोकेशन ऐसी ना, सबसे ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन यही है। और देखो ये IAS OAS के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। वो इसीलिए पूछा गया है कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि आप सोचोगे कि मद्रास में आ जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास वाला पड़ता है ना। तो कई लोग ऐसे सोचेंगे कि हो सकता है तमिलनाडु वाले में आ जाए, लेकिन नहीं, उड़ीसा वाले में नहीं आएगा। ठीक, ये आता किसके अंदर है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर अधिकार के अंदर आता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अब बताओ लक्षद्वीप किसके अंदर आता होगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो इसके आसपास की लोकेशन देखो, तो ये केरला के पास में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो हाई कोर्ट है वो केरल उच्च न्यायालय है। ठीक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अब बताओ छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये कितना सही सवाल पूछा हुआ है आपसे कि, तो इसका है आपका बिलासपुर। ठीक, तो बिलासपुर में है इसका छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, अब ये बताओ ये सवाल आपका उत्तराखंड से है, और ये तो हमें सबको ही मालूम है कि नैनीताल में है हमारा हाई कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो अब बताओ झारखंड वाले की कहाँ की गई है? तो ये आपकी की गई है रांची में। ठीक, मध्य प्रदेश वाला कहाँ पर होगा, ये आइडिया लगाओ। मध्य प्रदेश वाला आपका कहाँ होगा? जबलपुर में है। ठीक केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये बताओ केरल वाला कहाँ पर है आपका? तो हमारा केरल का जो हाई कोर्ट है वो है आपका, देखो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो आपके चारों ऑप्शंस काफ़ी क्लोज थे। तो इसका जो है आंसर एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम में आपका रहा है। ठीक है, और उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ उड़ीसा का कहाँ पर होना चाहिए? ठीक, आपकी जो उड़ीसा है उसका है आपका कटक में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्च, मतलब कि उनको वो करना है आपका, मिक्स करना है। तो अभी हमने सब पढ़ा है, उड़ीसा वाला कहाँ पे था? कटक में था। ठीक है, गुजरात वाला कहाँ पर था? गुजरात वाला चलो अभी नहीं पढ़ा था, पर हमने केरला वाला पढ़ा था, एर्नाकुलम में है। ठीक है, ये हमने दो पढ़ लिए। अब देखो अहमदाबाद से कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ये आपको पता ही है। राजस्थान कहाँ है? तो जोधपुर है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप मतलब ऐसे मिलान करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर दोगे तो ए का 4 यानी कि CD, और आपका बी का देखिए उड़ीसा का कहाँ है? कटक 3। ठीक है, तो सी इसका आंसर है करेक्ट। ओके, दो या अधिक राज्यों का या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो बताओ, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, अगर इससे भी सवाल बनना, मैं जो मेरे हिसाब से तो ऐसा सवाल बनना चाहिए कि दो या दो से अधिक राज्य, मतलब इसकी स्थापना की जा सकती है, मतलब किसके द्वारा की जा सकती है, ये सवाल पूछा गया है कि नहीं? तो ये मेरे देखो, इसका जो है आपका संसद द्वारा कानून बनाकर, जो हमारी जो संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से अगर कोई कानून पास होता है तो आप क्या कर सकते हो कि क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हो। ठीक है, या संघ शासित क्षेत्रों के लिए, और हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ से, हाँ ठीक, यहाँ से कर लेते हैं। 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का देखो पूछा गया है कि वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये देखो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता है? तो देखो हाई कोर्ट वाला जो होता है ना, वो शपथ किसके अकॉर्डिंग लेता है? राज्यपाल के अंडर में लेता है शपथ, ना कि आपका राष्ट्रपति के। और अगर नियुक्ति जो कराते हैं वो राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन जो शपथ लेता है वो राज्यपाल के समक्ष लेता है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अब देखो, अब जो क्या आता है, नियुक्ति करने वाला कौन था? आपका राष्ट्रपति था, है कि नहीं? और क्या आता है आपका, जब नियुक्ति वो कर रहा है तो त्यागपत्र किसको देंगे? ऑब्वियसली बात है, राष्ट्रपति को देंगे ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? देखो अगर उनका आचरण खराब है और ऐसा ऐसा है तो इस पर बहस कहाँ कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, तो देखो हाई कोर्ट के बात की जा रही है हम, और हाई कोर्ट की नियुक्ति में करने वाला भी कौन है आपका? आपका वो क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये एक जुडिशरी बॉडी है ना, मतलब कि आपकी इसको हम एक अलग लेके चलते हैं कि न्यायपालिका जो है वो पृथक है आपके किसी भी कार्यपालिका के क्षेत्र से। ठीक है, आप उसकी नियुक्ति तो कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए कानून बना के ये प्रावधान तो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उनके ऊपर कोई सवाल अगर ऐसा उठाने लग जाएंगे, संसद लोग या विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, ये लोग क्या कहते हैं जजेस के ऊपर बात करने लग जाएंगे, तो फिर कोई भी जज अपनी इमेज बचाने के लिए इनके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसलिए इसको स्वतंत्र किया जाता है। और ये इस पर जो बहस होती है वो आपकी CJI के द्वारा बैठक कोर्टों को होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस मिलकर फिर उसके बाद बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए अधिकार को निम्नलिखित में से किसको बता, अगर हमें ट्रांसफ़र करना है किसी एक, क्या कहते हैं आपका जज का, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, तो इसका अधिकार किसके पास होता है? तो देखो इसका अधिकार जो होता है वो हमारा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। वो चाहे तो किसी एक क्या कहते हैं आपका जज को दूसरे उसमें क्या कहते हैं हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर वो करेंगे किसकी सलाह पर? वो करेंगे आपके CJI की सलाह पर ही, वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ठीक,
ये बात आपको पता होनी चाहिए। 39 क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो अब बताओ, नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति है तो क्या हटा भी वही सकते हैं? सोचिए। तो यह है आपका कि जब विशेष बहुमत से पारित संसद प्रस्ताव पर जब राष्ट्रपति करेंगे साइन, उसके बाद ही इसे हटाया जा सकता है। मतलब कि आपको पहले जैसे कि आपके जो वो होता है ना, क्या आता है, जैसे महाभियोग होता है, कुछ उसकी तरह तो नहीं होता, बहुत ही टफ, लेकिन बड़ा एक विशेष बहुमत अगर पाया जाए तो आपको क्या आता है, ऐसा कर हटाया जा सकता है। लेकिन अगर क्या आता है सीजीआई को हटाना होगा तो फिर उसके लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा महाभियोग की जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनको हटाने के लिए सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए होता है, तो अगर वो पारित हो जाता है तो हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो अब बताओ कि किस पे हटाया जा सकता है, कौन से होता है? क्या कदाचार, असमर्थता होगा, या उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? सोचो तो जरा 40। देखो अब इसका जो है आपका कदाचार, यानी कि ऑब्वियस बात है कि अगर वो कदाचार और असमर्थता उसके अंदर दोनों मिलती है तो दोनों के बेसिस पे हम हटा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि असमर्थ होगा वो तो भी हम रखेंगे उसे, या फिर उसका जो आचरण होगा वो सही नहीं होगा, यानी कदाचार होगा वो तो हम उसे रखेंगे। हम अगर दोनों चीज़ें उसके अंदर ख़राब हैं तो हम दोनों पे ही हटा सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये है हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके है? ठीक है, तो अगर उसका क्षेत्राधिकार की बात करें हम कि कितने जगहों के वो फैसले को सुन सकता है, तो इसका अधिकार किसके पास है? अगर हम इसकी बात करें तो इसके अधिकार जो होता है हमारा संसद के पास होता है। संसद चाहे तो उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी तो हमने बात करी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? तो देखो ये किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से तो लेगा ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से। और किससे लेगा? संबंधित राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश से भी लेनी पड़ेगी उसे, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी, यानी उपयुक्त तो सभी होगा इसका आंसर, ठीक। तो यानी कि उसे सबसे इनसे राय लेनी पड़ेगी तब जाके वो क्या कर सकता है, उनकी नियुक्ति कर सकता है, ठीक। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? देखो अपर वाले जो होते हैं वो शायद एडिशनल, ठीक, एडहॉक वाले होते हैं, ठीक। तो एडहॉक जो जजेस की स्थापना मतलब कि वो अधिक से अधिक कितने समय तक के लिए कर सकता है? अगर उसका क्या था जो बचा हुआ कार्य है उसे ख़त्म हटाने के लिए, तो वो कर सकता है आपका 2 वर्षों के लिए, अधिक से अधिक मैक्सिमम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए। देखो तो अगर उसके पद पर उसे नियुक्ति करनी है तो उसके लिए अर्हताएँ क्या होनी चाहिए? अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, उसके आयु जो है 62 वर्ष से कम हो। देखो ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा कि क्या था एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो वो पूछेगा कि क्या था 62 वर्ष से कम हो या उसकी आयु इतनी इतनी हो, तो आपको बताना होगा कि 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक। और उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ऑब्वियस बात है कि न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसा न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, अधिवक्ता रहना चाहिए, उपयुक्त सभी है इसका आंसर, ठीक। अब देखो हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे शायद छोड़ा हुआ था एक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो देखो अधिकतम उम्र सीमा क्या है, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन, अधिकतम उम्र सीमा क्या है बताइए। तो अभी तो हमने देखा ना इसकी 62 वर्ष है, ठीक। सेवानिवृत्ति की जो है आपकी वो लास्ट है आपकी कितनी है, तो 62 वर्ष है, ठीक हो गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के प्रतिमाह क्रम से कितना वेतन है? तो देखो इनका वेतन कितना है, तो वेतन आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ कि इन्हीं में से कोई एक है या फिर अलग है, ठीक। ये आप मुझे बताएंगे कि उनका वेतन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन भत्ते में निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो बताइए अब इसमें से कौन सी निधि पर भारित होंगे ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संबंधित राज्य के संचित निधि से। देखो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ना हमारे,
इसमें क्या आते हैं, इससे इसलिए रखा जाता है ताकि क्या आते हैं, इस पर कंट्रोल पूरी तरह से उनका नहीं होता, यानी कि संसद का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, उन्हें भी बिल पास करा के ये सारी चीज़ें करनी होती है, यानी कि वो वेतन वेतन क्या आते हैं किसी का रोक नहीं सकते ना। अगर कंसोलिडेट फंड से किसी का जा रहा है पैसा, तो देखो कंसोलिडेट फंड जो आपका राष्ट्रपति होता है, चाहे आपका CGI होता है, ठीक है, चाहे आपका अटॉर्नी जनरल होता है, इन सभी के जो क्या आते हैं आपकी सैलरीज जाती है ना, वो आपकी कहाँ से जाती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जाती है, ताकि इसे कोई भी रोक ना सके। और इसके अगर आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है तो आपको पहले बिल पास कराना होता है, ठीक है ना, इससे पैसे निकालने के लिए। तो इसलिए मतलब कि बेसिकली इसलिए रखा गया है हमारे संविधान के अंदर कि कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरी जाएगी, ताकि उसे कोई भी ऐसा धमकी दे सके कि हाँ हम आपकी सैलरी वो कर देंगे ऐसा वैसा, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजन जो है वो निष्पक्ष होकर सुना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो अब बताओ, जो आपके उच्च न्यायालय वाले होते हैं, अभी तो ये जस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका आंसर तो वैसे ही आपको बता देना चाहिए कि 62 वर्ष तक बने रहते हैं। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा कि एक्सप्लेनेशन मैं देने के लिए काफ़ी दे सकता हूँ, बट एक्सप्लेनेशन देने के में क्या होता है, समय ज़्यादा जाता है, तो वीडियोस लंबी हो जाती हैं। तो अक्सर ये होता है कि अब इतनी लंबी वीडियो कौन देखना चाहेगा, बोर हो जाता है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको क्रिस्प एंड क्लियर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं इतना चाहता हूँ। और कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक बार तो कम से कम पॉलिटी पढ़ी होगी और हाई कोर्ट को एक बार डिस्कस किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन ना और ईजिली समझ में आएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बात को लेकर कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग मुझे बता देंगे कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे एक वीडियो बना दूंगा, और वहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करा दूंगा कि हाँ किस तरह से क्या चीज़ें काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है। ठीक है, आयु के बारे में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका विनिश्चय कौन करता है। देखो अब इसमें आपको इसका बताना है, देखो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा या संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। तो अब इसे बात है, इसमें कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश यानी CGI जो होगा, और जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो उनके परामर्श पे करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है। देखो ये बहुत ही सही सवाल है, हो सकता है तो ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि पहली महिला कौन थी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा अन्ना चंडी जो थी हमारी, वो क्या कहते हैं प्रथम महिला थी जो क्या कहते हैं आपका न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई थी उच्च न्यायालय में। मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि उच्च न्यायालय क्या होता है और क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। ओके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो हमने बात कर ली अन्ना चंडी थी। ठीक है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है। ठीक है, तो कितने हैं, कुल कितने हैं। तो आप देखो ये भी क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ठीक है ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। हाँ ऑब्वियस बात है कि देखो सीमा थोड़ी रख सकते हैं आप, कोई छोटा है राज्य तो वहाँ पे क्या आता है कम होंगे, जहाँ पे बड़ा है राज्य तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो हम ऐसा सीमा थोड़ी रख सकते हैं। अब जो इलाहाबाद है वहाँ पे 100+ जजेस हैं, ठीक है, और आपका जैसे उत्तराखंड राज्य हम अपनी की बात करें तो यहाँ पे 9-10 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसमें कोई सीमा नहीं रखते। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। देखो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो हम देखो इसमें जो अगर हम इसकी बात करते हैं ना आपके ठीक है आते हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बात करते हैं, और क्या आते हैं इन सभी चीज़ों में बात करते हैं जहाँ पर रिट जारी की जाती है। तो रिट जारी करने के मामले में ना एक बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा ही कि जो अब रिट जारी की जाती है तो रिट जारी करने के मामले में बेसिकली हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपसे सवाल किया जाता है कि इनमें से किस एक जगह पर जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या आता है सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है उच्च न्यायालय का, तो वो आपका रिट जारी करने के मामले में, तो ये क्या करता है हाई कोर्ट ज़्यादा रिट जारी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा अब देखो रिट से क्वेश्चन आ चुका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, तो अब बताओ बंदी प्रत्यक्षीकरण को चाहते हैं याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को, तो सभी को कर सकता है ना, अभी तो हमने बात करी है इससे पहले। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रेट सर्जरी तब जारी करता है। देखो अब पूछा है सिंपली कि आपका जो सर्जरी होती है वो कब जारी की जाती है। ठीक है, तो आप बताइए कि कब जारी की जाती है। इसका राइट आंसर एक बार इसको देखो
ये सवाल जो है ना आपको पहले एक बार रेट पढ़ लेनी है, क्योंकि रेट से सवाल तो बनते हैं हर बारी। तो आपको पढ़ लेना है सही से, एक बार सही से। ज़्यादा रेट्स नहीं है हमारे यहाँ पे, 5 ही हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना आप। देखो इसमें दिया हुआ है कि जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता में अतिव्यक्त कार्य किया गया हो, तो देखो ये सारी चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जब कुछ भी होगा तब भी क्या कहते हैं, आपका जो उत्प्रेषण वाली रेट है वो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। अभी मैंने 51 कर दिया है, वैसे तो मैं आज 50 करने वाला था। और नेक्स्ट अब अगर आपको अगले नेक्स्ट 50 चाहिए हो तो आप मेरे को क्या कहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगले क्वेश्चन जो है सर वो कवर करा दीजिए। और अगर आपको क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, जो आ सकते हैं हमारे, या फिर कैग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक हो गया, या फिर आपका एडवोकेट जनरल से क्वेश्चन रिलेटेड, ये सारे अगर क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। शायद मैंने बीच में एक जगह बोला था कि कंसोलिडेटेड फंड से अटॉर्नी जनरल की सैलरी आती है, बट वहाँ पे मैं शायद ये बोलने वाला था कैग, ठीक है, तो सीएजी की आती है, ना कि अटॉर्नी जनरल की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो अब इससे बात है, आप अपनी पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड है और पढ़ते रहिए ऐसी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।